फिल्मों का शौक तो था ही पहले से, इसीलिए स्टार्टिंग सिनेमा से, में हाँ। काम कर रहा था। रोज फ्री में फिल्में देखने को मिलेगी। तो ये प्रभात फिल्म कंपनी की से स्थापना कैसे और क्यों हुई थी? 1913 में डीजी फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई। उनके कुछ अनबन हो गए बाबरा पेंटर से, और उनका दुर्भाग्य है वो बाद में जिस कंपनी के वो ओनर थे उसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय उनको काम करना पड़ा। अच्छा, फिल्म से रिलेटेड किसी भी औरत जो एक्टर्स हो या काम करने वाली हो, कुछ भी रिश्ता नहीं रखना है। बट ये क्या लॉजिक था इसके पीछे सर? तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है, एकदम मजे में। क्या कर रहे हैं आजकल आप वैसे? अभी तो रिटायर्ड हूँ, अभी फिल्मों में काम करता हूँ। तो अब एक्टिंग में आ गए आप? हाँ, एक्टिंग में आ गया। एक्टिंग का शौक है पहले से। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? एक्टिंग का 1990 में सतीश तारे करके एक एक्टर था, मालूम है? अभी जो गुजर गया, जी। तो वो मेरा अच्छा दोस्त था। उसके साथ हम लोग वो छोटे बच्चों के बाल नाट्य रहते, वो परी वाले या राक्षस वाले ऐसे, उसमें काम करता था। अच्छा। उसके पिताजी की फुलरानी रंगभूमि थी, उसमें कुछ कुछ करता था। तो फिर वो और हमने एक धरपकड़ मराठी, उषा चव्हाण, दादा कोंडके की जो हीरोइन थी उषा चव्हाण, उन्होंने खुद एक फिल्म बनाई थी धरपकड़। उसमें मैंने एज ए विलन काम किया। उसमें अशोक सराफ के आगे मैं विलन भी हूँ, छोटा रोल है उसमें। अच्छा, तो उसमें आर्ट डायरेक्शन भी किया हूँ, थोड़ा बहुत वो भी करता था। ऐसे मेरा फिल्मों में स्टार्ट हुआ। उसके पहले मैं तो एफटीआई में था ही। आपकी कहानी तो वैसे बहुत जोरदार है। एक्टिंग से पहले का तो सफ़र जो है वही मेन है। तो अगर हम शुरुआत से शुरुआत करें तो ये प्रभात फिल्म कंपनी की से स्थापना कैसे और क्यों हुई थी, हम सब जानना चाहते हैं। उसके पहले मेरी एफटीआई में एंट्री कैसी हुई जी, ये ठीक आपको मैं ठीक है, बताता हूँ। व्हाई नॉट। फिर बाद में प्रभात के ऊपर आते हैं कि प्रभात में मेरी रुचि कैसे रही। जी ठीक है। मैं पहले एक श्रीनाथ करके थिएटर था पुणे में, वहाँ एज ए एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर मैं काम करता था। जी। साथ में मैं फिल्म दिखाने का भी काम कर रहा था, मतलब एज ए प्रोजेक्शनिस्ट। जी। तो एक दिन मैं एयर कंडीशन चालू करके, प्रोजेक्शन में एक आदमी कम था तो इसीलिए उधर मैं प्रोजेक्शन कर रहा था। तो फिल्म इंस्टीट्यूट के एसी वाला एक आदमी आया उधर, जो फिल्म इंस्टीट्यूट के एसी डिपार्टमेंट में काम करता है। अच्छा। तो उसने पूछा वहाँ वो डोर कीपर से कि यहाँ एसी कौन देखता है क्या वगैरह। तो उसने उसे मेरे पास भेजा। फिर हम दोनों की पहचान हुई। फिर वो बोला आ जाओ, मैं ऐसा फिल्म इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, एफटीआई देखने आ जाओ। तो फिल्मों का शौक तो था ही पहले से, इसीलिए स्टार्टिंग सिनेमा से, में हाँ। काम कर रहा था। रोज फ्री में फिल्में देखने को मिलेगी इस हिसाब से। अच्छा। मेरे ज़माने में नसीब लगी थी, फर्द और कानून, अंधा कानून, ये फिल्में वहाँ चली जो सिल्वर जुबली हुई। तो मैं एफटीआई देखने गया, उसने मुझे एफटीआई दिखाया, बोला। फिर उधर बोला आप क्या थिएटर में रोज़ एक ही फिल्म दिखाते, यहाँ आ जाओ, या हम लोग यहाँ एफटीआई में रोज़ नई फिल्म रहती है, आज दिखाई तो कल अलग रहेगी। ये उधर करना है तो इधर करो, देखो कुछ अगर तुमको इंटरेस्टेड हो तो हम लोग उधर जाके मिले। फिर वहाँ मैं एक दिन गया, एप्लीकेशन वगैरह दिया, एक आदमी कम था। तो वहाँ मैं एज डेली वेजेस पे काम पे लगा। डेली वेज मतलब मुझे 18 रुपीज़ 70 पैसा मुझे रोज़ का मिलता था। अच्छा। तो इस रोज़ पे मैं 1984 में काम पे लग गया उधर। जी। तो काम पे लग गया और काम चालू हो गया। अभी प्रोजेक्शन तो आता था, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिस थिएटर में काम कर रहा था सेम वैसा ही प्रोजेक्टर उधर था। अच्छा। तो मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं पड़ी। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस थे करते वो मालूम हो जाता है। फिर मैं वहाँ सेटल हो गया और फिर काम करने लगा। ऐसे 1-2 साल गए। 2 साल के बाद एक इंटरव्यू का कॉल आया मुझे। फिर हमारे ही एक प्रोजेक्शनिस्ट है वाइकर जी करके, उन्होंने मुझे आके बताया आपने एफटीआई का कॉल है, तुम आ जाओ। फिर मैं गया और इंटरव्यू में 15-20 लोग थे। अभी मेरा इंटरव्यू चालू हो गया था तो मेरा इंटरव्यू लेने वाले जो लोग थे, मुझे मालूम था इन लोगों को मेरे काम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सब प्रोफेसर लोग थे, प्रैक्टिकल नॉलेज इतना उनको। फिर वो मुझे देखा, बोले तुमको क्या पूछना है, जाओ बाहर। फिर बाहर आ गया, लोगों ने पूछने लगे कि यार हम लोगों को आधा घंटा लगा, किसी को 40 मिनट लगा, आप तुम इतने 1 जल्दी क्यों मिनट आए में बाहर? कैसे बाहर आए? मैं बोला शायद उनको मेरी फाइल पसंद नहीं आई इसलिए आ गया। इंटरव्यू सब खत्म हो गए। 2 बजे मैं उनको पूछने गया जाओगे घर को, बोले घर कहाँ जाते हो, इमीडिएट ज्वाइन करो, बाद में बाकी का हिसाब किताब बाद में देखो। अच्छा। उसी दिन 2 बजे ज्वाइन किया। फिर मेरी कागजी कार्रवाई वो बाद में होती रही, क्योंकि आदमी कम था तो काम जो था मैं तो ऑलरेडी कर रहा था काम। ऐसा मैं एफटीआई में दाखिल हो गया 1984 में। तो ये प्रोजेक्टर का आपने काम ऐसे सीखा कब और कहाँ? ये मेन श्रीनाथ थिएटर में सीखा ना मैंने। अच्छा।
और ये करते करते मैं 20 साल प्रोडक्शन में रहा, मतलब 20 साल मैं फिल्में दिखाता गया लोगों को, हर रोज नई नई फिल्में, मतलब जापानीज फिल्म, इटालियन फिल्म, फ्रेंच फिल्म, यूएसए की फिल्में, रशियन फिल्में, जापानीज फिल्में, ऐसे ही मतलब बहुत से अलग अलग देशों की फिल्में दिखाता गया। और वो उसमें से मुझे एक आदत लगी, मैं फिल्में मैं बहुत मतलब एकाग्र होकर वो फिल्में देखता था, और उसमें क्या गलती है वो भी मालूम होता है, इसीलिए मुझे वो आदत लगी। मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं उसमें से क्या गलती है ये ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ गलती हुई है। मतलब एक सीधी बात बताता हूँ, हमारा एक अविनाश आरोन करके एक डायरेक्शन का लड़का था, जो कैमरामैन भी था, कैमरा का स्टूडेंट था और डायरेक्शन भी करता था। उसने किल्ला नाम की एक फिल्म बनाई थी, जी बिल्कुल शायद यूट्यूब पे होगी। बिल्कुल। उस किल्ला में उसने उसका प्रीमियर किया एफटीआई में, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट है। तो मेरे ख्याल से उसने वो उसमें एक सीन दिखाया था कि एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा है, वो उसके दोस्तों के साथ साइकिल पे जा रहा है, किले के ऊपर चढ़ा हुआ है पूरा, वो जा रहा है, बारिश गिर रही है, और वो बच्चे रेस लगाते हैं कौन पहले जाता है। तो ऑफ कोर्स वो हीरो जो है लड़का, वो सबसे पहले आता है, वो सब ऊपर जाके बात बीत करते हैं सब दोस्तों के साथ। तो मैंने वो अविनाश को बोला था कि यार तुमने इस बच्चे को थोड़ा भी दम लगा ऐसा नहीं दिखाया, जो आदमी चढ़ावा के ऊपर साइकिल चलाते जा रहा उसकी है, तो सांस उसको फूल ही जाएगी सांस थोड़ी फूल बहुत जाएगी। तो तो हाँ यार, बोले ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसी मुझे गलतियां निकलने की आदत लग गई। हाँ, क्योंकि आप इतना सिनेमा देख रहे थे, दिखा भी रहे थे और खुद भी देख रहे थे। आपने एक जापानीज फिल्म है आइलैंड देखी है? नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमास्कोप फिल्म है, जबरदस्त फिल्म है, उसमें साउंड नहीं है, अच्छा। खाली इफेक्ट्स है, जबरदस्त फिल्म है। जैसे पुष्पक थी ना हाँ हाँ कमल हासन की, बिल्कुल। उसी टाइप की फिल्म है, लेकिन ये पहले की है, पुष्पक बाद में बनी। आइलैंड फिल्म देखना, फोटोग्राफी वगैरह बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, यूट्यूब पे होगी तो देख लेना। वो तो मिल ही जाएगी आजकल तो इंटरनेट पे। उस दौर की सर ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको याद रहेगी, जो आपकी फेवरेट थी? मतलब हिंदी या वर्ल्ड कोई सिनेमा? वर्ल्ड सिनेमा, कोई भी लैंग्वेज। हैमलेट एक है, स्टेजकोज एक फिल्म है पुरानी यूएसए की, अच्छा। हॉलीवुड की फिल्म है, वो भी अच्छी है, अच्छी फिल्में है कुछ बहुत सी। क्योंकि तब तो इंटरनेट इतने जोर शोर में था नहीं। नहीं था। हाँ, आजकल तो इजी, आप कुछ भी टाइप करो तो वो फिल्म या जो भी चीज़ देखनी है वो आ जाती है। हमारे यहाँ हर संडे हिंदी फिल्म होती थी। मुझे अमिताभ की मजबूर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, जो एक्टिंग, राज कपूर की तीसरी कसम, हाँ मतलब हर एक एक्टर का एक माइलस्टोन होता है। वैसे मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का मजबूर फिल्म है, राज कपूर का जैसे ये अभी नाम लिया कौन, तीसरी कसम, वो है। ऐसे एक एक पुरानी फिल्में बहुत ज़बरदस्त रहती है। गाने, पुराने फिल्मों के गाने हैं ना, वो स्टोरी को पकड़ के रहते थे गाने। आजकल के फिल्मों का गाने का और स्टोरी का कुछ दूर दूर तो रिश्ता नहीं रहता है। किधर भी किसी को सपने में भेज दो, गाना गांव का आदमी होगा तो भी सिटी में, पहाड़ में, कहीं भी उसको कश्मीर में भेज देंगे। हम भी वो प्रॉब्लम से निकल रहे हैं आजकल। फिर मैं एफटीआई में एंट्री हुई जी। और हम लोग खाली समय कभी कभी रहता था, तो मेरे साथ ऐसे भी कुछ लोग थे जो प्रभात फिल्म कंपनी भी काम कर चुके हैं और वो एफटीआई में भी है। अच्छा। ऐसे फिर वो लोग मुझे किस्से बताते थे कि प्रभात के ज़माने में ऐसा हुआ था, हम लोग ऐसा देख रहे थे, ऐसा वैसे किस्से, ऐसे किस्से बताते थे। वो जब मैं किताब लिखने लगा तो मुझे वो किस्से सब याद आए। भगवान की कृपा से मुझे पुरानी बातें याद, मतलब मैं एक बार कुछ चीज़ ध्यान में रखता हूँ तो भूलता नहीं हूँ, वो याद रह जाती हैं। याद रह जाती है। वो तो मुझे आपसे पूछना ही था कि जो आपने किताब लिखी तो ऐसा आपके मन में क्या आया और क्या विचार से लिखी? तो वो याद रहते, तो वो सब याद करता था मैं। अभी हमारे जो भूपेंद्र कैंथोला करके एक डायरेक्टर थे, हमारे तो 3 साल में डायरेक्टर बदली होते ये, लेकिन कैंथोला सर जो थे उनको थोड़ा प्रभात में या पुरानी चीज़ों में रुचि थी। अच्छा। तो उन्होंने, वो पहले डायरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने एफटीआई में ओपन डे एक रखा था। ओपन डे मतलब आम पब्लिक को फिल्म इंस्टीट्यूट अंदर से क्या है वो देखने का एक मौका। वाह, ये तो बहुत अच्छी तो बात ये है। सैटरडे और संडे वो फ्री में रखा था। अदर डेज में 300 रुपये टिकट है, लेकिन उस टाइम एक स्पेशल ओकेजन पे उन्होंने रखा था फ्री में सब लोगों को। एक एक घंटे का हम लोग गैप दे के बैच बुलाते थे। बहुत से लोग आए, 10,000 के ऊपर लोग आके देख के गए। मैं खुद 300 लोगों का ग्रुप बना के उनको लेके घुमाता था। तो उन्होंने मुझे एक दिन देखा, मैं लोगों को प्रभात के बारे में बता रहा हूँ, एफटीआई के बारे में बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि इतना तुमको मालूम है, तुम एक किताब क्यों नहीं लिखते?
फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो हम लोग मालूम है तो किताब लिखते हैं. फिर मैंने उसके ऊपर प्रभात किस्से प्रभातच्या चित्रपटांचे मराठी में है वो, जी. ऐसा वो किताब लिखा है. उसमें मैंने प्रभात के शुरुआत से लेके पहले फिल्म से आखिरी फिल्म तक जो किस्से हैं, अच्छा, सब लिखे हुए हैं. सब किस्से, शूटिंग के दरमियान क्या हुआ था, उनको कुछ प्रॉब्लम कैसे आए, उसके ऊपर कैसे सॉल्यूशन निकाला. कुछ सैड किस्से हैं, जैसे संत तुकाराम का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत से लोग घायल हुए थे, ऐसे भी कुछ किस्से हैं. ऐसे सब मैंने उसमें लिखे हैं. तो लोगों को मेरी अपील है, वो पूना के आपावलन चौक में कुछ कुछ शॉप में है बेचने के लिए, जी. तो आप लोग खरीद के वो पढ़े. तब तो खाली 100 रुपये प्राइस है उसका, ज़्यादा भी नहीं रखा है. जी. 100 रुपये में आप किताब ले सकते हो, लेकिन वो मराठी में है. अभी मैं हिंदी का करने का सोच रहा हूँ ओके. और इंग्लिश का भी सोच रहा हूँ. हाँ, बिल्कुल करना चाहिए सब, ताकि वो पूरी दुनिया तक बात फैले. ये हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश के लिए इंग्लिश की, मुझे बहुत सी हाँ. डिमांड आई है लोगों हाँ, की कि वो ये इंग्लिश का ही में कह रहा हूँ बना मैं मेन. तो सर बताइए कुछ किस्से प्रभात फिल्म कंपनी के. अब बात आती है प्रभात की. प्रभात फिल्म कंपनी कैसे शुरू हुई. जी. 1913 में डीजी फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई. हम्म. तो वो देख के कोल्हापुर के एक बापू पेंटर थे, बाबूराव पेंटर, उनका नाम मिस्त्री था सर ने. वो बाबूराव पेंटर ने वो फिल्म देखी. फिर उनके मन में आया कि हम लोग भी एक फिल्म कंपनी बनाएंगे, एक सिनेमा हम भी बनाएंगे, ऐसा. और उनका कार का गैरेज था, साथ में वो जो ड्रामा होते हैं, वो ड्रामा के बैकड्रॉप जो होते हैं, वो पेंटिंग का काम वो करते थे. अच्छा. उस काम में उनको विष्णुपंत दामले और एस फतेलाल, शेख फतेलाल, ये दोनों उनको हेल्प करते थे. तो वो दोनों पेंटिंग में बहुत माहिर थे, अच्छे उनके पेंटिंग की बहुत प्रशंसा होती थी. तो ये जो बाबूराव पेंटर है, उन्होंने तय किया कि हम लोग फिल्म कंपनी बनाएंगे. फिर उनके भाई एक थे, वो बीच में गुजर गए. फिर दामले और फतेलाल दोनों उनको हेल्प के लिए आए, और फिर इन्होंने बाबूराव पेंटर, दामले, फतेलाल, इन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी चालू की. तो वो 1917 में 1917. हाँ, तो 4 साल गुजरे उनको फिल्म कंपनी खुद की चालू करने में. फिर ये उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, बहुत ज़बरदस्त हिट होने लगी. फिर बाद में 1920 में वी शांताराम उसमें ज्वाइन हुए, बिल्कुल. और उनके साथ केशवराव धायबर करके और एक पार्टनर थे, वो भी ज्वाइन हुए. ये चारों मिलके वो काम करते थे. और उनके वो महाराष्ट्र फिल्म कंपनी को फाइनेंस करने वाले थे सीताराम पंत कुलकर्णी. ओके. तो वो सीताराम पंत कुलकर्णी फाइनेंस करते थे, वो कंपनी में आते थे. इनकी अच्छी पहचान हुई थी. बाद में कुछ अभी इतना डिटेल में बताओ तो एक दिन पूरा जाएगा. इतना ही बताता हूँ. उनके कुछ अनबन हो गए बाबूराव पेंटर से. फिर इन चारों ने वो महाराष्ट्र फिल्म कंपनी छोड़ दी. छोड़ देने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग अपने अलग फिल्म कंपनी बनाएंगे. तो उन्होंने तय किया, 1928 को तय किया कि हम लोग फिल्म कंपनी बनाएंगे. फिर उन्होंने खुद की प्रभात फिल्म कंपनी 1 जून 1929 को चालू की. ओके. 1929 में उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी चालू की. ये 4 पार्टनर थे. फिर सीताराम पंत कुलकर्णी वो फाइनेंशियल पार्टनर रहे. वो फिल्मों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन इनको फाइनेंस करते थे, और वो पाँचवें बराबर की हिस्सेदार हो गए. ऐसे 5 पार्टनर थे, केशवराव धायबर, वी शांताराम, विष्णुपंत दामले, शेख फतेलाल और सीताराम पंत कुलकर्णी. ये 5 पार्टनर लोगों ने मिला के प्रभात फिल्म कंपनी बनाई. फिर उन्होंने सोचा कि इसका विषय क्या, पहली फिल्म कौन सी बनाएंगे. पहली फिल्म उन्होंने बनाई गोपाल कृष्ण, जो उन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी ने भी बनाई थी. तो गोपाल कृष्ण साइलेंट फिल्म बनाएंगे बोले, और वो अभी साइलेंट फिल्म गोपाल कृष्ण बनाने लगे. तो उस ज़माने में औरतें काम नहीं करती थी फिल्मों में, लेकिन उनका ऐसा ये एक कहना था कि हम लोग ज़्यादा करके जितना हो सके लेडीज़ रोल के लिए लेडीज़ को ही लेंगे. तो फिर एक राधा के रोल के लिए उनको कोई नहीं मिल रही थी. तो उन्होंने देखा कोल्हापुर में विजया नाम की एक लड़की थी जो बर्तन मांजती थी. कपड़ा धोना, बर्तन मांजना. दिखने में अच्छी बोली थी, लेकिन उसकी आवाज़ घुंघरीली थी. मतलब उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, खर्ज वाली. हाँ, हंस गया मैं समझ गया. वो तो ये बाकी लोग खराशपन रहता है आवाज़ के अंदर. बाकी के लोग बोले फिल्म तो साइलेंट है, उसकी आवाज़ तो आनी नहीं है, तो ले लेते उसमें क्या है. फिर वो बोले ठीक है, उसके कुछ फोटो, उसको बुलाया, उसको बोला तुमको बर्तन मांजने का महीने का कितना पैसा मिलता है. तो वो बोले 5 रुपये मिलता है. तो ये बोले हम तुमको 10 रुपये देंगे महीने का, तुम फिल्म में काम करो.
अभी वो बर्तन मांजने वाली थी तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो बोले करेंगे काम। फिर उसका कुछ मेकअप करके उन्होंने कुछ फोटोज निकाले, वो वायरल हो गए फोटो। फिर उसकी प्रशंसा होने लगी, 4 लोग पहचानने लगे। वो एक ड्राइवर के सहारे रहती थी। अच्छा। अभी हो गया ये ड्राइवर को लालच आ गया, इसको पैसा मिल ज़्यादा, अभी लोग पहचानने लगे, हम लोग ज़्यादा पैसा मारेंगे तो कंपनी वालों को देना पड़ेगा। हम्म। फिर उसने कहा ज़्यादा पैसा दिया तो ही मैं उसको छोड़ूंगा शूटिंग के लिए, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। फिर वे प्रभात फिल्म कंपनी में एक वर्कर थे, वितरक थे उनके, बाबूराव पेंडारकर करके। ओके। वो बाबूराव पेंडारकर ने क्या किया, ड्रेपरी सेक्शन में जाके 3-4 पुलिस वालों के कपड़े निकाले, 3-4 हट्टे कट्टे जवानों को पुलिस के कपड़े पहनाए, 2-4 पहलवान को लेके उस ड्राइवर के पास गए और बोले अगर तुमने औरत को नहीं छोड़ा, एग्रीमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस लेके आया हूँ। फिर ड्राइवर घबरा गया, बोला कि साला ये झंझट नहीं चाहिए, लेके जाओ बोला। तो उसने कभी परेशान नहीं किया। परेशान कह रहे। फिर वो बाबूराव पेंडारकर ने वो विजया लड़की को स्टूडियो में रहने का इंतजाम किया कि ये वापस ये कुछ लफड़ा ना हो जाए, और इस तरह वो गोपाल कृष्ण फिल्म बनी। तो वो पहली फिल्म ऐसी कंप्लीट हुई। हाँ, और ऐसे प्रभात फिल्म कंपनी की स्थापना हो गई और फिल्म सुपर डुपर हिट रही, प्रभात का नाम होने लगा। ऐसे कोल्हापुर में उन्होंने 6 फिल्में साइलेंट की। जी। उसके बाद उन्होंने टॉकी फिल्म बनाई जिसका नाम था अयोध्या का राजा, वो मराठी और हिंदी दोनों में बनाई। वो फर्स्ट टॉकी थी। जो मराठी की पहली टॉकी फिल्म, ओ। हिंदी की पहली थी आलमारा, आदर्श ईरानी ने बनाई थी। जी। तो वो थी, और ये मराठी की पहली फिल्म टॉकी फिल्म थी। तो ये भी उनके ही स्टूडियो में शूट हुई थी पूरी। प्रभात की, आप उनका अपना स्टूडियो था ना। हाँ। तानीबाई कागलकर करके नाम के एक औरत से उन्होंने स्टूडियो लिया था। अच्छा। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी को तानीबाई कागलकर ने, कागलकर नाम है उसका, उसने 10,000 की राशि दी थी उनको। भारत की पहली महिला फाइनेंसर वो थी तानीबाई कागलकर, वो भांडवल देती थी। उनकी भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी। नहीं, उनका संबंध खाली पैसा देने तक ही था, बाकी वो फिल्मों में कुछ इन्वॉल्व नहीं थी। नहीं थी। अच्छा। वो घरंदाज लोग थे ना, वो उस जमाने में फिल्मों में काम करना इतना मुनासिब नहीं था। नहीं था, हाँ वही ना। प्रभात का रूल ऐसा था उस टाइम, आजकल जैसे लोग फिल्म साइन करते हैं, एक साइनिंग अमाउंट लेते हैं, बाद में जो मतलब किस्तों में पैसा लेते हैं, जैसे शूटिंग ऊपर ऊपर आता है वैसे। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। एक्टर होगा तो भी वो एज ए एम्प्लॉयज़ काम करता था, उसको बाकायदा महीने का एक पगार, अच्छा मंथली ही मिलता था, मंथली ही सैलरी था। और ऐसा नहीं था उसको कि आज चलो आज मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है नहीं, आज दूसरों का शूट है तो मैं आज घर में बैठूँ, ऐसा नहीं था। वो एम्प्लॉय है तो उसको काम पे वो, और उस जमाने में कार्ड पंचिंग की सिस्टम थी। वहाँ जो राणा बंगलो है आपने देखा होगा, जो पहला ही घर है, थोड़ा सिक्योरिटी ऑफिस से आगे आए तो राइट साइड में जी बिल्कुल है, कॉल का घर है, हाँ वो राणा बंगलो, वो उनका टाइम कीपर का ऑफिस था प्रभात का। अच्छा। और वो कार्ड पंच करके अंदर आना था, और ये रूल उन्होंने उनके मालिकों ने खुद के लिए भी रखा था, क्योंकि ऐसा ना हो, हाँ मालिक लोग भी खुद कार्ड पंच करके अंदर आते थे, ये 5 पार्टनर। क्योंकि वो बोलते थे हम लोग मालिक है तो हम लोग कभी भी आए तो उसका जो वर्कर्स है उनके ऊपर इफेक्ट होगा। वो बोलेंगे मालिक हो के देर से आते हैं, फिर हम भी जल्दी आए, इसीलिए वो, और हर एक को 5 मिनट का फ्लेक्सिबल टाइम दिया था, और बाकायदा एक फिक्स तारीख को उनको सैलरी मिलती थी। मालिक लोगों को भी 400 रुपये महीने की सैलरी तय की गई थी। मतलब आप मालिक हो तो भी आप कंपनी से 400 रुपये के ऊपर 1 रुपये भी नहीं उठा सकते थे, बाकी पूरा कंपनी का पैसा, और वो चारों के साइन से ही वो पैसा मिलेगा उनको। अगर समझो आप मालिक है, आपको पैसे का किसी महीने में ज़रूरत है ज़्यादा, तो उसके लिए बाकायदा आपको लोन मिलता था, और जो बाद में देना लोन आपके सैलरी से काट के लेते थे वो। ये तो बहुत अच्छा रूल है, इससे तो कंपनी बड़ी बनी ना सर। और एक रूल ये भी था उनका कि जो मालिक लोग हैं उन्होंने फिल्म से रिलेटेड किसी भी औरत, जो एक्टर्स हो या काम करने वाली हो, किसी भी औरत से कुछ भी रिश्ता नहीं रखना है। अगर रखा तो उसको बाकायदा शादी करनी पड़ेगी उस औरत से, और उस औरत की जो कमाई है वो कमाई पूरी कंपनी की होगी। अच्छा। तो ही आप ये कर सकते हैं। तो ये केशवराव धायबर है, उनका चक्कर चल गया उसके साथ। वो एक्ट्रेस थी नलिनी तरखड़, पुराने फिल्मों में बहुत है, आप देखो। तो उनका हो गया, तो फिर ये बाकी पार्टनर लोगों ने उनको बोला, तो वो उन दोनों ने शादी करने का तय कर लिया। तो फिर ये कंपनी वालों ने बोला अगर ये आप शादी कर रहे हो तो आप ठीक है, लेकिन अगर ये शादी करने के बाद भी फिल्मों में काम करती रही तो इसकी जो आमदनी है, ये जो पैसा कमाएगी, ये पूरा प्रभात फिल्म कंपनी में आएगा। बट ये क्या लॉजिक था इसके पीछे सर?
इसके ये 5 लोग एक दूसरे को छोड़ के किसी औरत की वजह से झगड़ा ना हो, ऐसा ही इनका एक कहना था। अच्छा। तो वो बोले वो अगर कमाएगी तो रूल के हिसाब से उसको जो वो कमाई होगी वो कंपनी को देनी पड़ेगी। फिर वो बोली मैं काम करूँ, मतलब वो मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाए खाए फकीर, ऐसा क्यों? मैं नहीं मानती ये बात, मैं मेहनत करूँगी, पैसा मैं लूँगी। फिर ये बोले नहीं तो फिर आप उससे शादी करो और रूल के हिसाब से कंपनी छोड़ के जाओ। तो इसलिए वो केशवराव धायबर थे, उन्होंने खुद का हिस्सा जो कि उनको 1 लाख 2 लाख रुपए उस ज़माने का था, वो पैसा लेके वो कंपनी छोड़ के बाहर निकल गए। फिर उन्होंने खड़की मालूम है, जो पिंपरी चिंचवड़ के पहले बिल्कुल, जो एरिया, हाँ हाँ। हाँ, वहाँ एक जयश्री नाम का स्टूडियो भी डाला था, लेकिन वो चला नहीं। और उनका दुर्भाग्य है, वो बाद में जिस कंपनी के वो ओनर थे उसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय उनको काम करना पड़ा अच्छा, बाद में। तो ऐसा वो टाइम कीपर का ऑफिस था, ये कंपनी का रूल था। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट बात सुनी आज ये। तो सर, प्रभात फिल्म कंपनी पूना कब आई और कैसे? प्रभात फिल्म कंपनी में कोल्हापुर में पहले 6 साइलेंट फिल्म बनाई, जी। उसके बाद पहली टॉकी फिल्म बनाई आयदेचा राजा, और ऐसी 5 फिल्में बनाई उन्होंने वो उधर कोल्हापुर में, जी। साइलेंट मतलब टॉकी फिल्म में। फिर 11 फिल्में हो गई। फिर शहरेंद्री नाम की कलर फिल्म बनाने का उन्होंने सोचा ओके। और उसका शूटिंग भी चालू किया, बहुत बड़ा तामझाम खर्चा भी किया, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ। वो वी शांताराम ने खुद जर्मनी में जाके किया था, तो वो ठीक नहीं हुआ करके चली नहीं। और उसी दरमियान उनका चल रहा था कि अभी कोल्हापुर से हम लोग शिफ्ट होते हैं। पहले उन्होंने सोचा हम लोग मुंबई या लोनावाला में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग के लिए मुंबई जाना पड़ता था। लोनावाला से मुंबई नज़दीक आता है। तो लैब से बॉम्बे में तो- था, मुंबई में था? हाँ, मुंबई में था। ओके। तो वो सोच रहे थे कि वो लोनावाला से वो आज नज़दीक आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ लोनावाला में बारिश बहुत होती है, तो फिर उनको दिक्कत आने लगी। फिर वो दामले, विष्णुपंत दामले वगैरह वो लोग पुणे में आए थे। वो पुणे में कोथुड़ में वो जगह देखी, हनुमान टेकड़ी है, उधर से जाके देखी, नीचे पूरा बाबुल का पेड़ था, बबुल का, और वो जगह थी। तो वो देखा, वो बोले ये ज़मीन ठीक है, हम लोग ये ज़मीन खरीदते हैं। और ये फिर ज़मीन खरीद ली, क्योंकि कोल्हापुर की ज़मीन उनको कम पड़ने लगी अभी दूसरी जगह, इसीलिए उन्होंने पुणे तय किया। 1932 में वो आए थे, 33 में जगह देखी। वो महज 16 एकड़ की ज़मीन है, वो 16,500 में खरीद ली उन्होंने। तो तब वो पैसा भी तो बहुत बड़ा ही होगा। हाँ। 16,500। उसका आप प्रभात के म्यूजियम में गए तो आपको एक फोटोग्राफ भी दिखेगा, वो दामले जी खड़े हैं ऊपर, हाँ बिल्कुल। पहाड़ पे खड़े हैं, और नीचे पूरा प्रभात फिल्म कंपनी दिखाई दी। वो पूरे झाड़ी वाड़ी तोड़ के उन्होंने बहुत अच्छी तरह वो प्रभात फिल्म कंपनी बनाई। पूरा लाइट, अभी उनको लाइट का प्रॉब्लम नहीं था। आपको मालूम है कोल्हापुर में उन्होंने जो कुछ ऐतिहासिक फिल्मों का भी शूट किया। रात के समय लाइट नहीं था, कार के लाइट लगा के उसका लाइट में वो शूट कर रहे थे। या फटाके फोड़ना है, वो पाउस बोलते हैं ना, हाँ, अनार जो होता है। अनार, वो लगा के उसका लाइट में शूट करना है, वॉर अच्छा। के सीन वगैरह ऐसे शूट किए हैं उन्होंने। तो इसीलिए ये तो अभी पुणे में आने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं थी। फिर लाइट हर जगह, नीचे गेट से लेके ऊपर शांताराम पॉइंट तक सब जगह लाइट थी, पानी था, सब कुछ किया था उन्होंने। मेरे किताब में लिखा है मैंने। जी। और प्रभात में पुणे में आने के बाद पहली फिल्म बनाई अमृत मंथन, जिसका नाम, ओके। जो भारत की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म है। अच्छा। अमृत मंथन प्रभात की। कलर? नहीं, ब्लैक एंड ये व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट थी। कलर वो एक ही काम फंस गया, तो उन्होंने बाद में कलर की तरफ मुड़ के देखा। अच्छा, अभी किया नहीं कभी किया कलर? नहीं, किया अच्छा। वो मुंबई में 29 वीक चली थी। अच्छा, 29 वीक्स। हाँ, वो मराठी और हिंदी दोनों में थी। मराठी में केशवराव दाते ने काम किया था और हिंदी में चंद्रमोहन ने काम किया। उस फिल्म का एक स्पेशलिटी ये है, उसमें उसका वो जो राजगुरु दिखाया, वो विलन है एक्चुअली। तो उसकी एक ही आँख, इतना पार्ट था, ये आँख का ये इतना पार्ट पूरा स्क्रीन भर के दिखता है आपको, अच्छा, उतना एक्सट्रीम क्लोजअप लिया उन्होंने। क्लोजअप। उसके लिए वी शांताराम ने जर्मनी से स्पेशल जूम लेंस मंगाई थी। अच्छा। तो वो जूम लेंस से वो आपको यूट्यूब पे आप फिल्में है, आप देख लो अमृत मंथन, उसमें एक सीन है कि उसका एक इतना ही आँख पूरा पर्दा भर के दिखता है। तो आप थिएटर में इमेजिन करो वो कितना दिखता होगा बड़ा। और वो आँख में उसको दिखता है एक सैनिक चाकू लेके उसको मारने को आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वो आग के अंदर उसकी शैडो आ रही है, हाँ, सैनिक की।
तो वो दिखाया। तो वो ये वी शांताराम जी ऐसे थे, वो क्रिएटिव काम करने में बहुत माहिर बिल्कुल थे। बिल्कुल, उनका तो खैर। तो जो चीज़ नहीं है वो फिल्मों का मतलब ये आभासी दुनिया है, जो नहीं है वही आपको है ऐसा दिखाने का। हाँ। तो शांताराम जी बहुत माहिर थे। वो अमृत मंथन फिल्म पूना में आने के बाद 1934 में वो तैयार हो गई फिल्म अमृत मंथन। ऐसी बहुत सी फिल्में उधर बनाई प्रभात फिल्म कंपनी में, सुपर डुपर हिट रही। बाद में कुछ कुछ क्लैशेस होने लगे। 13 अप्रैल 1942 को वी शांताराम जी छोड़ के गए। वही उसका भी कारण औरत अच्छा। जयश्री के साथ उनका हो गया प्यार, फिर शादी वादी हुई। फिर वो लेकिन फिर भी दामले जी उनको बोल रहे थे हम लोग थोड़ा रूल चेंज करेंगे आप रहो, लेकिन वी शांताराम जी वैसे उसूल के पक्के थे। वो बोले नहीं, रूल हमने ही बनाया है, तो मैंने ये किया है तो मैं फिल्म छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा। और उनके दो उस टाइम दो गढ़ भी हो गए थे, दो अलग अलग। वी शांताराम का साइड वाले कुछ लोग थे, दामले फतेहलाल साइड वाले कुछ लोग थे। तो वी शांताराम ने जब प्रभात फिल्म कंपनी छोड़ी 1942 में और बॉम्बे में अपनी राजकमल फिल्म चालू की, जी बिल्कुल। तो उनके साथ वसंत देसाई गए थे, शायद मास्टर विनायक भी गए थे। बहुत से लोग उनके साथ बॉम्बे चले गए और उन्होंने जो राजकमल कंपनी स्थापन की वो भी बहुत ज़बरदस्त चली। वो आजकल भी अभी भी चालू है। यस लेकिन बिल्कुल है। प्रभात फिल्म कंपनी तो बंद हो गई। आपकी एंट्री कब हुई सर फिर? मेरी 1984 में 1984 में मैंने एफटीआई ज्वाइन किया और 2021 को रिटायर्ड हुआ। वो पहले दिन अगर याद हो तो कैसा था आपका? पहले दिन तो क्या, नया नया कुछ मालूमात करने में ही दिल निकल जाता है। कोई किस्सा आपको याद हो वो टाइम का? हाँ नहीं, किस्से ऐसा स्पेशल किस्सा ये जो प्रभात के बारे में लोग मुझे बताते, अभी वही हम लोग गप्पे मारते थे। मुझे पुराने चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो टाइम वो तो नया ही था ना। वो बिल्कुल। मधुबाला का किस्सा है, एक हमारे बाबूलाल परदेशी करके थे, वो हमको मधुबाला का किस्सा बताते थे। एक फिल्म थी फागुन, आपको याद है मधुबाला की फिल्म फागुन? जी। उसमें फागुन में मधुबाला और ये है शायद भारत भूषण, एक परदेसी मेरा दिल दिल ले गया, बिल्कुल वो गाना। बिल्कुल सुपर हिट गाना है वो तो। तो उसकी शूटिंग चल रही थी एफटीआई में, प्रभात के ज़माने में शूटिंग चल रही थी। तो वो बाबूलाल जी परदेसी बता रहे थे, वो एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करते थे। तो वो जो स्टूडियो का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खोल के लोग बार बार अंदर आने लगे थे। तो वो डायरेक्टर ने बाबूलाल परदेसी को बताया इस दरवाजे से किसी को अंदर छोड़ना नहीं, जाने तो आने वो दूसरे दरवाजे से आएंगे। हुआ यूँ, खुद मधुबाला आ गई उधर। ये बोले आप कौन भी हो, मधुबाला हो या नहीं तो रानी हो या अप्सरा हो, यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से नहीं जा सकते आप। मुझे बोला है यहाँ से नहीं छोड़ने। मधुबाला को गुस्सा आ गया, बोली मधुबाला कि मैं मधुबाला हूँ, मैं हीरोइन हूँ फिल्म की, और तुम मुझे मना करे हो, मैं इसी दरवाजे से जाऊँगी। दोनों का बहुत जोर में झगड़ा हो गया। झगड़ा अंदर तक गया, फिर डायरेक्टर बाहर आया, अरे बोले ये हीरोइन है मधुबाला, इसको आने दो अंदर करके। वो फिर उसको माफ़ी वगैरह मांग के वो अंदर लेके गए उसको। ऐसा है कि फागुन फिल्म का किस्सा है। हमारे यहाँ रसूल पानेदार करके एक थे प्रभात के, मतलब उनकी 4 पीढ़ी एफटीआई में ही है प्रभात के ज़माने से। उनके पिताजी भी प्रभात में थे। अच्छा। उन्होंने एक किस्सा बताया था कि वो ड्राइवर थे रसूल पानेदार, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बताया मुझे एक किस्सा ऐसा, प्रभात के एक शेजारी पड़ोसी, हिंदी में मराठी शेजारी, वो प्रभात का एक ट्रेड था ये कि वो दोनों लैंग्वेज में फिल्म बनाते थे, मराठी और हिंदी। तो वो जो पड़ोसी जो शेजारी फिल्म बना रहे थे, उसमें गजानन जागीरदार मालूम है आपको? नहीं, नाम सुना है मैंने सर, वैसे याद नहीं है। गजानन जागीरदार एक जमाने के बहुत नाम, गाइड फिल्म देखी है? जी बिल्कुल, देवानंद की। हाँ, उसमें वो मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में उनके साथ एक बिल्कुल बूढ़े आदमी बिल्कुल दिखाए। याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। गजानन जागीरदार वो, तो वो बहुत है, राम शास्त्री हीरो, प्रभात की फिल्म में हीरो थे वो। तो वो काम करने वाले मतलब बिल्कुल साइलेंट फिल्मों के ज़माने के वो थे। तो वो शेजारी में काम कर रहे थे। वो शेजारी ये फिल्म मतलब पड़ोसी ऐसी फिल्म थी जो दोस्त, एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्त दिखाए, दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं। लेकिन कुछ बातों से, कुछ विलन लोगों की वजह से उनमें अनबन आ जाती है। फिर वो गजानन जागीरदार जिन्होंने मुस्लिम का रोल किया था, वो अपना घर छोड़ के जाने का सोच रहे। तो वो सब घर का सब गुस्से में बड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। फिर बच्चों को उठा के बैलगाड़ी में डालना, वो सामान घर का फेंकना बैलगाड़ी में, ये वो ऐसा गुस्से में काम करना था उनको सब। एक पैरेट का पिंजरा है वो भी उठा के फेंकना।
तो वी शांताराम जी डायरेक्टर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे चाहिए ऐसा गुस्सा, इसको आ नहीं रहा है। वो बोलते और गुस्सा चाहिए और गुस्सा चाहिए, फिर वो कुछ जम नहीं रहा था। फिर वी शांताराम जी एकदम से गर्म हो गए, गुस्सा हो गए। फिर बोले इसको किसने लाया, गजानन झाकेदार को बोले इसको हाकल दो इधर से, ये साला एक्टर है, ये ट्रैक्टर है, इसको कुछ आता नहीं, इसको वॉचमैन करके बिठाओ गेट पे, कल से पूरा नया शेड्यूल लगाएंगे, वापस शूटिंग करेंगे पूरा। जबकि फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। अच्छा, उनके साथ? हाँ, उनके साथ। बोले इसको नहीं, निकल हाकल दो इसको, बेकार आदमी है, इसको कुछ नहीं जमता है। उनको गुस्सा आया सच में कि मैं इतना बड़ा एक्टर होके ये आदमी मेरे बारे में ऐसा बोलता है। वो गुस्से में उन्होंने वो शॉट इतना बेमालूम दे दिया कि बस शॉट खत्म होते ही शांताराम ने पीठ थपथपाई और बोली मुझे चाहिए ऐसा गुस्सा, तुमको आ नहीं रहा था, इसलिए इसलिए मैंने मुझे ये बातें करनी पड़ी। तो मतलब उस जमाने के डायरेक्टर एक्टर से काम निकालने के लिए कुछ कुछ आइडियाज लगाते थे ऐसे। उनको पता था कि कैसे काम निकालना है। ऐसे ही शेजारी फिल्म का ये किस्सा आपको प्रभात की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुझे खुद एक वहाँ काम करने वाले उस ज़माने के जो ड्राइवर थे, बाणेदार, रसूल बाणेदार, उन्होंने बताया था वो किस्सा है। ऐसे मेरे कुछ किस्से किताब में है जो मुझे उस टाइम के ज़माने के लोगों ने बताए हैं, जो किसी किताब में नहीं है। क्योंकि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती थी, वो एम्प्लॉयज़ को याद रहती। बिल्कुल। और उस ज़माने में ऐसा डबी काम करने का नहीं था दौर, आदमी को खुद काम करना था। गोपाल कृष्ण फिल्म जो बनाई थी, गोपाल कृष्ण फिल्म में वो जो कल्याण के पास डोंबिवली है, वहाँ एक ठाकुरली करके गांव है। बिल्कुल। उस ठाकुरली के एक गोट जो गाय का तबेला होता है, वहाँ से 35-40 गाय एफटीआई में लाए थे। वहाँ से? हाँ, वहाँ से। और अच्छा। वो 2 महीने उधर रखी थी। और वो जो हीरोइन है और बाकी की लड़कियाँ हैं जिनको गाय का दूध निकालना है, उनको खुद दूध निकालना पड़ता था। अच्छा। वो दूध निकाल के वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डमी नहीं यूज़ करना है। और वो गाय का जो दूध उधर की जो गाय खा पी के वो बहुत तंदुरुस्त रहती है एकदम। गाय होती थी, और वो दूध देती थी। वो दूध पूरा प्रभात चाल को वो बांट देते थे फ्री में। अच्छा। वहाँ के बच्चे आके भी वो गायों के साथ खेलते थे। फिर दामले जी ने वो गाय को इतना लगाव हो गया, शूटिंग खत्म होने के बाद वो गाय जाने को रेडी नहीं है, जबरदस्ती टेम्पो में डाल के उनको फिर लेके गए थे। बताओ। एक मानुस करके फिल्म आई थी हिंदी में, आदमी, उसमें हवालदार दिखाया, शाहू मोड़क ने काम किया है वो हवालदार का। तो उसके लिए वी शांताराम ने एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन को, इन लोगों को कवायद करवाने के लिए 2 महीने के ऊपर सैलरी पे रखा कि इन लोगों से सुबह 6 बजे उठ के कवायद करवाओ। हुआ यूँ, शूटिंग तो ख़त्म हो गई फिल्म की, फिर भी कवायद तो चालू है, सुबह 6 बजे आके कवायद करो। हाँ। फिर सब लोग कंप्लेंट करने लगे वो मिलिट्री रिटायर्ड आदमी से कि अब ये वी शांताराम जी को बताओ कि ये बंद करो, अभी कवायद, अभी शूटिंग तो ख़त्म हो गई, अब क्या ज़रूरत है। वो गया वी शांताराम जी के पास और बोला आपके लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। वी शांताराम ने बोला आपको 2 महीने का तनख्वाह एडवांस में दिया है, तो आप 2 महीने उनके कवायद लेंगे। तो इस तरह उनको 2 महीना ख़त्म होने करना ही था। तक बिना कारण वो कवायद करनी पड़ी 2 महीने। आप अपना कोई किस्सा बताइए इंटरेस्टिंग सा, जिसके बारे में आज भी आपको यादें उसकी रह जाती हैं, आप सोचते हो। ऐसा तो इंटरेस्टिंग किस्सा नहीं। हाँ, एक 2004 में जय बहादुरी ने विजडम ट्री फेस्टिवल किया था। उस जमा वो 4 दिन के लिए वहाँ आपने बॉलीवुड के सभी एक्टर्स आए थे, बहुत बड़े बड़े। सुभाष घई थे, विधु विनोद चोपड़ा, संजय बंसाली तो खैर मेरे सामने स्टूडेंट ही थे। ओके। राजकुमार हिरानी भी स्टूडेंट थे मेरे सामने। तो हम लोग सब एक साथ घुल मिल के रहते थे। तो ऐसा सब एफटीआई है कि ये? सब एफटीआई। राजकुमार हिरानी, संजय बंसाली एडिटिंग के स्टूडेंट है। ओके। राजकुमार हिरानी की मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे एक साथ। वो राजकुमार हिरानी का बैच ही पूरा एकदम ऐसा आवली गैंग था वो पूरा। अच्छा। मस्ती मजाक बहुत करते थे, लेकिन अच्छे थे सब लोग। तो वो हम लोग सब एक साथ घुल मिल के वहाँ सब, मैं पूरा एक्टर लोग, रीटा बहादुरी थी, जावेद खान, शैलेंद्र सिंह, विधु विनोद चोपड़ा, अपना मुकेश खन्ना, और कितने नाम लूँ यार सभी और ऑलमोस्ट सभी लोग उधर जमा हुए थे। और 4 दिन हम लोगों का बहुत अच्छे से, दिन भर सुबह से लेकर रात तक हम लोग उधर ही रहते थे। एक किस्सा बताता हूँ, मैं प्रोजेक्शन कर रहा था उस टाइम ऊपर जंगल में, शांताराम पॉइंट में। मेरी लड़की आई थी मेरे साथ वो जंगल में घूम गए, रात का वक्त था। फिर वो रोती हुई थी कि राजा मुराद जी उधर से आ रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी को देखा और बोले यार क्यों रो रही है।
तो क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी फिल्म दिखाने का काम करते हैं। छोटी थी वो, हाँ 6-7 साल की। हाँ फिर अजम मुराद जी उसको लेके मेरे पास आए और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा भी, ऐसे बच्ची को रात के समय में जंगल में अकेले छोड़ते हैं। मैं बोला सर मैं काम कर रहा हूँ अभी। वो उसकी माँ का, वो माँ भी मतलब मेरी वाइफ भी आई थी तो वो उसके साथ थी तो वो गुम हो गई थी। तो ऐसे लोग हेल्प करते थे। मेरी बेटी जया बहादुरी की गोदी में 2 घंटा बैठ के शांताराम पाउंड पे गाना सुनती थी। तो सर प्रभात फिल्म कंपनी की पहली सुपरहिट फिल्म संत तुकाराम और एक आखिरी सुपरहिट फिल्म। आखिरी सुपरहिट फिल्म थी राम शास्त्री, जो पेशवा के ज़माने की थी। तो उसके बाद प्रभात फिल्म कंपनी लॉस में चल रही थी। बहुत से झगड़े भी हो गए थे आपस में, लोग इधर उधर हो गए थे, कुछ लोग छोड़ के गए अच्छे अच्छे। तो फिर कंपनी की नीलामी की नौबत आ गई, फिर कोर्ट से नीलामी हो गई। वो एक स.ह. केड़कर नाम के एक हीरे के व्यापारी थे, जो जौहरी थे, उन्होंने वो कंपनी खरीद ली। वो 4.5 लाख में खरीद ली। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ उन्होंने 2 साल तक प्रभात के नाम से ही स्टूडियो चलाया। तो उस ज़माने में एक सांगत्या करके मराठी सुपर हिट फिल्म हो गई एक, जो 131 वीक चली थी, पुणे में भी चली थी 100 वीक। सुपर डुपर हिट, गाने सब हिट रहे उसके। आशा भोसले ने गाने गाए उसके। अच्छा। तो उसके वो सब पूरा शूटिंग ऑलमोस्ट प्रभात स्टूडियो में हुआ था। और एक कीचक वध नाम का एक कीचक वध एक फिल्म थी। तो 20 एक फिल्म का शूटिंग हो गया। उन्होंने खुद एक फिल्म बनाई थी प्रभात के नाम से ही, गजगौरी नाम था उसका। तो जो वो ऐसा फिर उनको वो नहीं जमने लगा। फिर उन्होंने सोचा, उस ज़माने में गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली थी कि लोगों को फिल्म का प्रशिक्षण देने वाली एक संस्था निकालेंगे करके। ओके। फिर ये केड़कर ने वो 4.5 लाख में ली हुई जो संस्था थी, 2 साल में गवर्नमेंट को 11.5 लाख में बेच दी। अच्छा। फिर गवर्नमेंट में 11.5 लाख में वो ये प्रभात की जगह खरीद ली। और फिर वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। सबसे पहले खाली फिल्म इंस्टीट्यूट था, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वो चालू की। शुरुआत में उन्होंने कुछ फिल्मों में काम करने वाले लोगों को ही ट्रेनिंग दिया। बाद में 1960 में पहली बैच आ गई थी, जिसमें शोले के साउंड रिकॉर्डिस्ट कुलदीप सूद साहब वो पहले बैच के स्टूडेंट थे। वो मुझे मिले भी है 2-4 बार। वो हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चरर करके आते हैं अभी भी। Okay. अब तो बहुत ओल्ड एज हो गए वो। 1974 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चालू हो गई। मतलब वहाँ शुरुआत में जो टीवी, वो दूरदर्शन में वो जो लोग थे, उनको ट्रेनिंग का 3 महीने का कोर्स वहाँ चालू हो गया। अच्छा। तो वो जो लोग वहाँ नया भर्ती होते हैं या उसको उनको 3 महीने का ट्रेनिंग देता है, मिलता है। तो वो FTI में चालू हो गया। फिर बाद में अभी तो वो सब बहुत चैनल खुल गए, अभी तो वो भी बंद हो गया। अभी हमारे वीडियो कोर्सेज चलते हैं उधर। 1 साल के कोर्सेज होते हैं टेलीविजन के। बिल्कुल। वो होते हैं फिल्मों के 3 साल के एडिटिंग वगैरह। वो तो बहुत फेमस जगह है एक्टिंग के FTI 2 साल तो। के चलते हैं। जी। एक्टिंग का कोर्स भी बंद हो गया था बीच में, बहुत साल तक नहीं चला। उसके बाद हमारे एक त्रिपुरारी शरण नाम के एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने एक्टिंग कोर्स दोबारा खोल दिया। और हमारी तो इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं जो सब वहीं के पास आउट हैं। हाँ वो तो है। उनके न कुछ नाम ले लूँ तो मिथुन चक्रवर्ती है, डैनी डेंजरप्पा है, जया बहादुरी है, रामेश्वरी है, राधा सलूजा है, रंजीता है, और राकेश बेदी है, और सतीश शाह जो अभी गुजर गए जी। वो थे। आसरानी भी थे, FTI में थे। आसरानी भी गुजर गए अभी, वो गए। ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, टॉम अल्टर, बिल्कुल। और कितने नाम। एक जमाने के ऑलमोस्ट 90% लोग FTI से पास आउट FTI हैं। से ही। अभी फिलहाल जो राजकुमार राव, हाँ वो भी जयदीप FTI पास अलावट आउट सब है। FTI पास आउट। सर मैं भी जब FTI गया था तो मुझे वो स्टूडियो देखते ही बहुत अलग फील हुआ, स्टूडियो नंबर 1। तो उसका कुछ किस्सा हो तो सुनाइए ना, क्योंकि आई थिंक स्टूडियो वो सबसे नंबर 1 जो है वो 200 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, और 65 फीट उसकी हाइट है। हाइट है। उसमें दोनों जगह पे साइड में 2 बालकनी लगी थी। एक के ऊपर एक ऐसा 2 बालकनी ये साइड, 2 बालकनी वो साइड में है। तो वो बालकनी इसलिए बनाई थी कि उस ज़माने में, प्रभात के ज़माने में, वेनसडे और संडे को सुबह 9 से 11 बजे 2 घंटे तक लोगों को देखने के लिए खुला था। तो बीच में शूटिंग को डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए वो 2 बालकनी बनाई थी, जिसमें खड़े रह के लोग शूटिंग देख सके। और उसके लिए बाकायदा गाइड भी वो इस्तेमाल करते थे।
प्रभात के ज़माने की। तो ऐसा वो एक नंबर स्टूडियो है जहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई। जुबेदा नाम की एक फिल्म थी, उसमें करीना कपूर का गाना है। गाना रेगिस्तान में बनाया, लेकिन वो रेगिस्तान FTI के प्रभात स्टूडियो में बनाया था। अभी हाल ही में ये जो आपने गुजर गए नितिन देसाई, जी जो NT स्टूडियो के मालिक थे, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक बाल गंधर्व फिल्म बनाई थी, उसका भी शूटिंग उधर ही हुआ है। ऐसे तो आपके सामने तो बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में बनी होंगी वहाँ। ढोल की शूटिंग भी FTI में हुई है। और अपना खट्टा मीठा अक्षय कुमार की बिल्कुल फिल्म, बिल्कुल। अच्छा वो भी यहीं हुई है। हाँ, उसका अस्पताल पूरा FTI में ही बनाया था। अच्छा वो जो एक्सीडेंट होता है ना, पुल गिरता है, हाँ, बहुत से लोग बिल्कुल। घायल होते हैं, वो अस्पताल दिखाया, अक्षय कुमार जाके देखता है, वो अस्पताल पूरा FTI में बनाया था। मराठी एक फिल्म थी नट सम्राट, बिल्कुल महेश बहुत मांजरेकर शानदार ने पिक्चर बनाई है। थी, उसकी शूटिंग भी FTI में हुई है। मेरी फेवरेट पिक्चर है। अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए सर FTI में। सफ़र क्या, ऐसे हम लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत एंजॉय किया वहाँ। कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग कुछ सर्विस कर रहे हैं, आराम से काम था, अपना काम करो, मज़ा भी आता था काम में। रोज़ के रोज़ फिल्में दिखाते थे। बाद में साउंड डिपार्टमेंट में मैं शिफ्ट हो गया, वहाँ तो मैंने 6 महीना नाइट किया है पूरा। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता था आदमी ही नहीं था, मैं सुबह 7-10 बजे मैं गया तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे घर को जाता था। घर वाले बोलते थे अब बिस्तर लेके उधर ही सो जाओ, घर आओ ही मत। ऐसे भी काम किया है। दिन में क्लासेस चलते थे, डबिंग के क्लासेस और मिक्सिंग के क्लासेस, गाने के रिकॉर्डिंग के क्लासेस वो थे। और शाम में फिल्म के प्रोजेक्ट का जो है, जो फाइनल ईयर के फिल्म होते हैं, उनका प्रोजेक्ट का काम चलता है। कभी डबिंग होता है, कभी मिक्सिंग होता है, कभी फॉली होता है, उसके लिए भी प्रोजेक्शन करना पड़ता है। तो उस ज़माने में वो 35 mm के ऊपर पूरा होता था। अभी तो पूरा डिजिटल आ गया। चेंज हो गया एकदम। अभी आसान हो गई चीज़ें। अगर मौका मिले तो वापस वो वक्त ज़्यादा चाहोगे आप कि आज खुश हो? नहीं, वो मैं तो एनालॉग पसंद आदमी हूँ। डिजिटल से ज़्यादा मुझे एनालॉग, क्योंकि एनालॉग में बहुत से लोगों को काम मिलता था, हर कोई बिजी रहता था। आजकल डिजिटल में एक आदमी सब कुछ करता है। वो दौर अच्छा था कि आज का दौर अच्छा है? मेरे ख्याल से पुराना, अभी हम लोग पुराने ज़माने के हैं तो पुराने ज़माने का ही हमको अच्छा लगता है। ये अच्छा है, नया डिजिटल मैं बुरा नहीं कहता हूँ, अच्छा है। आदमी को ज़माने के साथ बदलना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मन से हम लोग तो पुरानी चीज़ों को ही पसंद करते हैं। बिल्कुल। और वहाँ तो बहुत बहुत कुछ है जो मुझे लगता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनको एक बार FTI आके देखना चाहिए, चाहे कैमरा हो या स्टूडियो हो या ऑडिटोरियम हो। उस ज़माने में मेहनत ज़्यादा थी। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आजकल मेहनत नहीं है, मेहनत तो हर चीज़ में है, लेकिन आजकल वो मेहनत थोड़ा कम हो गया ना। दिखावा ज़्यादा हो गया। पहले ज़माने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि वो गाना उस गाने में एक भी लाइट नहीं यूज़ हुई, सिर्फ मशालों पे शूट किया था वो गाना। हाँ, वो गाना लख लख चंदेरी, हाँ शेजारी फिल्म में गाना है वो। हाँ। तो मतलब सोचिए ना सर, प्रभात फिल्म के दौरान आप बता रहे थे कि तब लाइटें नहीं थी तो गाड़ियों उस की लाइट जमाने यूज़ में करते। एक किस्सा बताता हूँ आपको। हिंदी फिल्म थी अमर ज्योति, उसका नाम। उसमें दुर्गा खोटे ने काम किया है, वो रानी दिखाई महलों की। उसमें एक सीन था, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आती है। वो सीन के लिए प्रभात के पास क्रेन नहीं थी, तो अभी क्रेन शॉट V शांताराम जी डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला अब क्रेन शॉट लेना है। तो क्रेन शॉट कैसा क्रिएट किया उन्होंने मालूम? प्रभात के स्टूडियो के ऊपर 2 कड़ियाँ थी, जैसे रेलवे ट्रैक के सिमिलर रेलवे ट्रैक होता है उस तरह उन्होंने उसमें 2 रोप डाल दिए बड़े, और वो रोप नीचे उधर ऊपर बांध के कड़ियों को वो नीचे लाए और खींच के देखे बहुत हेवी है, ऐसा टेढ़ा वो लाया। उसके ऊपर कैमरा, ट्रैक, ट्रॉली सब डाल के, कैमरा वन सबको बांध के, अच्छा वो ट्रॉली को एक रोप से नीचे से खींचते, ट्रॉली वो जो बांधा हुआ रोप है उस रोप से ऊपर जाती थी, और वो जैसे दूसरा रोप छोड़ते तो वो ट्रॉली नीचे आती थी। इस तरह उन्होंने क्रेन शॉट क्रिएट किया था V शांताराम जी। बताइए। और आजकल कितना इजी हो गया, आजकल उसी चीज़ को केबल कैम बोलते हैं वैसे, ऐसे केबल लगा के कैमरा भगाते रहते हैं। हाँ, वो केबल कैम भी है और जिमी जिप भी है। हाँ ऐसे V शांताराम क्रिएटिव काम करने में बहुत माहिर थे। बिल्कुल। आपने तो अपने सामने कितनों को पढ़ते हुए देखा और पढ़ के आगे लाइफ में निकलते हुए देखा, आप नई पीढ़ी को क्या बोलना चाहोगे? फिल्मों का शौक तो हर एक को रहता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है। कोई आपको बैठे बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करो, पसीना बहाओ, काम करो और पैसा कमाओ।
दिल से काम करो, बहुत जल्द मिलेंगे और वापस उस दौर में चलेंगे और बातें करेंगे। करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।